अब ग्राहम साइंटिस्ट का नाम है और उसने जो लॉ पेश की थी उस लॉ को समझने से पहले कोई भी गैस कितने तेजी के साथ डिफ्यूज हो सकता है या एफ्यूज हो सकता है, इसके मॉलिक्यूल्स के मोमेंट का रेट कितना है, इनके मॉलिक्यूल्स की मोमेंट, इसकी वेलोसिटी ये कितनी है, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए ग्राहम ने बहुत अच्छा काम किया था और उसने इस लॉ को भी प्रपोज किया था जिसको अब हम पढ़ेंगे, ग्राहम्स लॉ। तो ग्राहम लॉज को समझने से पहले हमको समझना चाहिए कि व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज एफ्यूजन, व्हाट इज द रेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये सब इससे पहले हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज डिफ्यूजन। इससे पहले 9th में हम पढ़ चुके हैं कि द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, यहां पर आपके किताब में जो डिफिनीशन दिया गया है वो कुछ ऐसे है, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसों का स्पॉन्टेनियसली मिक्स होना। दो गैसों का स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद ब खुद, अपनी मर्जी से, बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहा हो, खुद ब खुद दो गैसेस का आपस में मिक्स होना, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसमें भी वही डिफिनीशन एम्प्लाइड हो गया, द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसके अंदर भी आ जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भी यहां पर क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहां है गैस ए, यहां है गैस बी, गैस बी के मॉलिक्यूल्स यहां पर हायर कंसंट्रेशन में है, यहां पर गैस ए के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन पर है। अब देखो, जब भी ये दो गैसेस स्पॉन्टेनियसली मिक्स होंगे तो असल में ये बी के मॉलिक्यूल्स यहां पर इसका हाई कंसंट्रेशन है, यहां पर लो है, तो ये हाई से लो की तरफ आएगा। अब इस ए के मॉलिक्यूल्स यहां पर हाई कंसंट्रेशन में है, यहां पर लो कंसंट्रेशन में है, तो ये इस हाई से यहां पर लो में आएगा। तो यहां पर देखो, ये खुद ब खुद इन दोनों का मिक्सिंग हो गया। तो इनफैक्ट हम जब भी किसी चीज के बारे में बोलते हैं, किसी गैस के बारे में बोलते हैं कि ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो असल में हम यही कहते हैं कि ये दो गैसेस आपस में मिक्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी एक गैस दूसरे पोजीशन तक जाता है तो वो वैक्यूम में नहीं होता, वो इस एटमॉस्फेयर के अंदर जरूर होता है, और एटमॉस्फेयर हमको पता है खुद गैसेस से बना है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर जो हवा है हमारे इर्द गिर्द, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ छोटे छोटे गैसेस है, छोटे मकदार में, उनसे बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं स्प्रे कर दूँ तो स्प्रे यहाँ से उठकर उस कोने तक जा सकती है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जा सकती है। तो ये हुई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का डिफिनीशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग है ऑफ स्प्रे with that air, with that nitrogen, with that oxygen जो वहां पर हवा में है। तो वहां पर हवा में ऑक्सीजन और यहां पर स्प्रे, ये आपस में मिक्स हो गए। असल में बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहां पर ये डिफिनीशन लिखा है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो दोनों आप लिख सकते हो, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज डिफ्यूजन, और ये आप ये भी कह सकते हो कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ दो गैसेस। अब एफ्यूजन, एफ्यूजन इज असल में एक डिफ्यूजन, दिस इज डिफ्यूजन थ्रू अ स्मॉल होल। देखो डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस या फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे स्ट्रीम में जा रहे थे। यहां पर मैंने परफ्यूम कर दिया, परफ्यूम से गैस निकल गया। अब गैस के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे यहां से सारे इकट्ठे दौड़ लगाकर यहां से हायर कंसंट्रेशन से वहां तक लोअर कंसंट्रेशन में चले जाएंगे, इकट्ठे सारे। ठीक है, तो ये तो हुआ डिफ्यूजन। एफ्यूजन कहता है कि सारे इकट्ठे नहीं जाएंगे, एक एक मॉलिक्यूल नंबर बाय नंबर जाएगा। ठीक है, ये देहाती सिस्टम था, अब ये स्पेशलाइज्ड सिस्टम हो गया। कतार बनानी पड़ेगी, लाइन बनाना पड़ेगा, उस लाइन के अंदर एक एक मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर सकता है। जब ऐसा हो तो फिर इसको हम कहते हैं एफ्यूजन। अब जैसे इंसानों को अगर कहना दो ना कि लाइन बना दो,
तो वो लाइन खुद नहीं बनाते, हर जगह पर भीड़ बनाते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी खुद ब खुद लाइन नहीं बनाते। तो इनको लाइन अप करने के लिए इस्तेमाल होता है एक छोटा सा सुराख, स्मॉल होल। जब स्मॉल होल होना इस तरह, वैसे तो ये बदमाश लाइन बनाएंगे नहीं, जिस तरह के इंसान होते हैं 1000 बार कहो लेकिन लाइन नहीं बनाते, एक डंडा उठा लो सब लाइन में हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो तमाम मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से अगर लो कंसंट्रेशन में जाना चाहे तो एक एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कतार। तो इस स्मॉल होल से छोटे सुराख से जो डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस होगा स्मॉल होल से, उसको फिर हम कहेंगे एफ्यूजन। बात समझ में आ रही है? जिस तरह के गुब्बारा होता है, गुब्बारा अगर हम भर दे हवा से और उस गुब्बारे को 2-3 दिन इस कमरे में रख दो, 2-3 दिन बाद अगर आप उसी गुब्बारे को देखोगे तो गुब्बारे में उतनी हवा नहीं होगी या हवा होगी ही नहीं। अब इस गुब्बारे से हवा कहाँ चली गई? आप चाहे गुब्बारा कितना भी टाइट उस तार के साथ बांध दो, उसमें छोटा इतना सुराख जरूर रह जाता है जिस सुराख के जरिए वो एयर के मॉलिक्यूल्स जो अंदर है वो पे दर पे या के बाद दिगरे एक दूसरे के बाद एक मॉलिक्यूल उस सुराख के जरिए निकलता है। तो 2-3 दिन बाद जब गुब्बारे का मुशाहिदा आप करोगे तो गुब्बारा वो उससे हवा निकल चुकी होगी। तो अब गुब्बारे से जो हवा निकल रही थी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हवा जा रही थी, तो वो एक स्मॉल होल से जा रही थी। तो इस किस्म के डिफ्यूजन को अब हम कहेंगे एफ्यूजन, क्योंकि स्मॉल होल से हो रहा है। ठीक है, इसका एक और भी हम अच्छा सा एग्जांपल देख सकते हैं कि टायर जो है, टायर का बर्स्टिंग जब हो गया, टायर फट गया, तो ये है डिफ्यूजन। और अगर टायर में पंक्चर हो गया तो ये हुआ एफ्यूजन। ये टायर की मिसाल मैं दे रहा हूं। ठीक है, टायर फट गया तो फटने से टायर के अंदर जो हवा होती है वो हवा तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स इकट्ठे उस टायर से अंदर से निकलकर बाहर चले जाते हैं इकट्ठे, क्योंकि टायर फट गया है, पूरा का पूरा सरफेस खुल गया है, तो अंदर जो हवा थी उसके तमाम मॉलिक्यूल्स इकट्ठे बाहर चले जाते हैं। तो ये हुआ डिफ्यूजन। बर्स्टिंग ऑफ टायर फट गया तो डिफ्यूजन हो गया। लेकिन अगर टायर के अंदर थोड़ा सा छोटा सा पंक्चर हो गया, अब पंक्चर हम किसको कहते हैं? छोटे से सुराख को। ठीक है, तो टायर के अंदर जब छोटा सा सुराख हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, तो उस पंक्चर से आहिस्ता आहिस्ता वो हवा जो अंदर है वो बाहर निकलती है। अब आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे सुराख से हवा बाहर निकल रही है, तो अब इस पंक्चर वाले डिफ्यूजन को हम एफ्यूजन कहेंगे, डिफ्यूजन नहीं। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, अब डिफ्यूजन एफ्यूजन हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब है रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। गैस के मॉलिक्यूल्स की ये डिफ्यूजन या एफ्यूजन जो होती है उसका रेट का क्या मतलब है? तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय diffusing or effusing molecule in unit time। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, इसको हम कहेंगे रेट इज इक्वल टू S/T, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में इस डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल ने कितना फासला तय किया। यहां से मॉलिक्यूल रवाना हुआ, ये एक मॉलिक्यूल है, यहां से रवाना हुआ, कुछ टाइम बाद यहां तक आ गया, तो ये डिस्टेंस जो कवर हो रहा है यूनिट टाइम में, पर सेकंड में मान लो, पर सेकंड में ये कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, कितना फासला तय कर रहा है, इसको हम कहते हैं द रेट ऑफ द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब सेम एज वेलोसिटी, जिस तरह की वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज द सेम एज द रेट। वेलोसिटी भी हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं ना, कि डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। स्पीड भी हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं, जब उसका डायरेक्शन मालूम हो तो फिर तब उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो रेट और वेलोसिटी मान लो सेम ही चीज़ है, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं एस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू S/T बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो रेट वेलोसिटी सेम ही चीज़ है। डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहा है वो यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है, इसको हम कहते हैं
रेट ऑफ द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल, रेट ऑफ द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल, एफ्यूजन, डिफ्यूजन सब हम पढ़ चुके हैं, सबको समझ चुके हैं। अब हम इस पोजीशन में है कि ग्राहम लॉ को समझे। यहां तक आप समझ चुके हो ना? तो अब समझ लेते हैं ग्राहम लॉ को। ग्राहम भाई साहब हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ग्राहम बाबा साहब, ग्राहम टेल्स अस दैट, ग्राहम लॉ, यहां पर डेफिनेशन लिख लूंगा कि द रेट्स of gas molecules are inversely related to the square root of their densities or molecular masses। गैसेस का ये जो रेट है, रेट हम समझ चुके हैं, ठीक है। द रेट्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स का ये जो रेट है, डिस्टेंस तय करने की पावर जो है, आर इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, वो उसके डेंसिटीज के साथ रास्त तनासुब रखता है, इनवर्स रिलेशन रखता है। मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा हो तो गैस मॉलिक्यूल के डिफ्यूजिंग का ये रेट कम होगा, और अगर डेंसिटीज कम हो तो डिफ्यूजिंग ये रेट गैस मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा। इनवर्सली रिलेटेड है। और इसी तरह से ये इनवर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मासेस भी है। मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मासेस ज्यादा होंगे तो रेट कम होगा, मॉलिक्यूलर मासेस कम होंगे तो रेट ज्यादा होगा। कुछ इस तरह से हम लिखेंगे मैथमेटिकली। मान लो यही दो गैसेस है, गैस ए और गैस बी, ठीक है। तो रेट ऑफ गैस ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए, और रेट ऑफ बी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ बी। अब इस दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, रेशियो ले लूं, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बी, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू रेट ऑफ ए विच इज 1 स्क्वायर रूट डेंसिटी ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बी, जो कि बराबर है 1 स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी बी। इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाहूं तो आर ए डिवाइडेड बाय आर बी इज इक्वल टू 1 डेंसिटी ऑफ ए। इसको अगर मल्टीप्लीकेशन में मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो रूल ये है कि इससे अगला जो फैक्टर है उसको उल्टा करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बन जाएगा रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी अंडर रूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए अंडर रूट स्क्वायर रूट। ये जो बन रहा है दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्राहम लॉ। और ग्राहम लॉ में तो मॉलिक्यूलर मासेस भी बताए गए हैं, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो कि रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ये दोनों मैथमेटिकल फॉर्म्स है ग्राहम्स लॉ की। यहां तक समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटली हम ग्राहम लॉ को वेरीफाई किस तरह से करेंगे। तो वो कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटली हम इसको वेरीफाई अब कर लेते हैं कि ये लॉ ठीक है या नहीं। इसके लिए हम लेंगे एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ओपन ट्यूब, दोनों एंड से जो ओपन हो, लॉन्ग ट्यूब। लेंथ इसकी है 100 सेंटीमीटर, कुल 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ सोक काटन को लेकर, काटन का कपड़ा मालूच, उसको लेकर HCl के अंदर डबो देंगे, ठीक है। और दूसरे काटन को लेकर NH3 के अंदर डबो देंगे। एक तरफ HCl वाला, दूसरी तरफ NH3 वाला रख देंगे। मतलब यहां पर हम HCl गैस को लीक कर देंगे, यहां पर NH3 गैस को छोड़ देंगे, ठीक है। ये दोनों फाइटर्स है, ये रिंग है, रिंग के अंदर दोनों फाइटर्स लड़ने जा रहे हैं।
तो इस एंड से ब्लू कॉर्नर से HCl जा रहा है, इस रेड कॉर्नर से NH3 लड़ने आ रहा है। अब जब हम बैक वक्त एट द सेम टाइम HCl यहां पर NH3 को यहां पर छोड़ देते हैं, तो अब ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तो रिएक्शन हो जाता है, और वो रिएक्शन ये होता है NH3 प्लस HCl बन जाता है NH4Cl। NH4Cl का व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर सफेद कलर का धुआं सा होता है। अमोनियम क्लोराइड एक सफेद कलर का धुआं सा होता है, तो जहां पर सफेद कलर का धुआं बन गया मतलब वहां पर रिएक्शन हो गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो जब हम इन दोनों फाइटर्स को छोड़ लेते हैं लड़ने के लिए, ये एक दूसरे के और बढ़ते हैं इस ट्यूब के अंदर, तो तकरीबन यहां पर ये व्हाइट स्मोक बनने लग पड़ता है। सॉरी, यहां पर नहीं, यहां पर व्हाइट स्मोक यहां पर बनता है, व्हाइट स्मोक सफेद धुआं। और व्हाइट स्मोक का क्या मतलब है, ऊपर मैंने लिख दिया है कि यहां पर NH4Cl बन गया है, मतलब रिएक्शन यहां पर हुआ है। इसका मतलब NH3 ने इतना फासला तय किया है, जो हम अगर देख ले तो 60 सेंटीमीटर है, और HCl ने इतना फासला तय किया है जो अगर हम देख ले तो 40 सेंटीमीटर है। NH3 ने 60 सेंटीमीटर, HCl ने 40 सेंटीमीटर फासला तय किया है। ठीक है, और यहां पर आकर दोनों मिल गए, लड़ गए और बना गया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब इन दोनों की वेलोसिटीज को मालूम कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ NH3 हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस जो NH3 ने कवर किया है वो है 60 डिवाइडेड बाय टाइम, अपनी जगह गया है। बिल्कुल इसी तरह HCl का मालूम कर लो, वेलोसिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, अब इस NH3 को डिवाइड कर लो HCl के साथ, रेशियो ले लो जिस तरह के ग्राहम्स लॉ है। ठीक है, रेट्स की वैल्यू या वेलोसिटीज की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ NH3 है 60 डिवाइडेड बाय T डिवाइडेड बाय HCl की वेलोसिटी है 40 डिवाइडेड बाय T। अब वही प्रोसेस है। ठीक है, velocity of NH3 divided by velocity of HCl is equal to, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 60 डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाइड बाई ये उल्टा हो जाएगा तो T डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगा। अब ये T के साथ क्रॉस हो गया, 40 को अगर हम 1.5 में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 60, तो ये हमारे साथ जवाब आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटीज ऑफ NH3 और वेलोसिटी ऑफ NH3 और वेलोसिटी ऑफ HCl की रेशियो ले ले तो 1.5 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू 1.5, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी और रेट एक ही चीज है, पढ़ चुके हैं ना, अब पढ़ चुके हैं। तो रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl दोनों की अगर हम रेशियो ले ले तो वो बन जाएगी 1.5। यहां तक समझ में आ गई, ये थी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब इसको हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे ग्राहम लॉ से कि क्या ग्राहम लॉ इसको वेरीफाई, इस रिजल्ट को वेरीफाई करता है या नहीं। ठीक, अब ग्राहम लॉ क्या कहता है, ग्राहम्स लॉ, rate of NH3 divided by rate of HCl is equal to under root density of HCl ऊपर divided by density of NH3 नीचे, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, HCl की डेंसिटी हमको मालूम है, दी भी गई है कि 1.76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और देखो एक बार 1.76 है या 1.66 है, सॉरी 1.66, और NH3 जो है NH3 वो है 0.76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यूज यहाँ पर हम लगा देंगे, तो ये बन जाएगा R रेट ऑफ NH3 डिवाइड बाय रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू अंडर रूट 1.66 इसकी डेंसिटी डिवाइड बाय अंडर रूट 0.76 इसकी डेंसिटी NH3 की लगा जी। इसको जब हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद क्या आंसर आ जाता है 2.184, ये आ जाता है 2.184 अंडर रूट।
इसका अंडर रूट आप कैलकुलेटर पर ले लो तो आपके साथ आ जाएगा RNH3 डिवाइड बाई RHCl इज इक्वल टू 1.477, जिसको अगर हम राउंड अप कर ले तो बन जाएगा 1.5, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल वेरीफाई कर देता है कि ग्राहम ला यहां पर डेंसिटी की मामले में बिल्कुल ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया। ठीक है, अच्छा अब मॉलिक्यूलर मास को भी देख लेते हैं कि RNH3 डिवाइडेड बाय RHCl इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl अंडर रूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 अंडर रूट, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के साथ भी ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो देख लेते हैं। ठीक है, HCl है 35.5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 35 तो सिर्फ क्लोरीन है, हाइड्रोजन मिल जाएगा तो 36 बन जाएगा, 36.5 मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो ना, तो 36.5 अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 3 ये है, इसका एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 है, तो 14 प्लस 3 17 अंडर रूट। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये बन जाएगा RNH3 डिवाइडेड बाई RHCl, कैलकुलेट करो अंडर रूट लेकर दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो बन जाएगा 1.465 अगेन, जिसको अगर हम राउंड अप कर ले तो बन जाएगा 1.5, जो कि अगेन मैच कर रहा है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज जो ग्राहम ला से हम निकाल चुके हैं वो बिल्कुल सही तरह से इक्वली मैच कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ, हिंस हम कह सकते हैं कि ग्राहम ला इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड एंड दिस ला इज करेक्ट ला, ठीक ला है। बात समझ में आ गई? ग्राहम ला को हम समझ चुके हैं। अब ये समझेंगे कि ग्राहम ला हमने डिराइव कैसे किया, हमने नहीं, ग्राहम ने किस तरह से डिराइव किया। ठीक, इसको लिख लो, उसके बाद वो पढ़ लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल लिया गया है आपके बुक के अंदर, आसान है लेकिन फिर भी कर लेते हैं कि H2 और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्राहम ला इस्तेमाल करते हुए इसके डिफ्यूजिंग रेट्स मालूम कर लो। ठीक है, तो ग्राहम ला के मुताबिक रेट ऑफ H2 डिवाइड बाय रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। इस तरह से लिख लेंगे, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का है 16, तो 16 दूनी 32 प्लस 12 44, तो 44 अंडर रूट कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है, और डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2, तो 2 अंडर रूट। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हो, जो कि बन जाएगा RH2 डिवाइडेड बाय RCO2 बन रहा है तकरीबन क्या 4 पॉइंट समथिंग आई थिंक आ रहा है, देखो हाँ 4.7। अब इसका मतलब क्या बन रहा है, देखो इस RCO2 को अगर इस पर हम ले आए इस इक्विलिटी साइन के, तो ये बन जाएगा R रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4.7 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हाइड्रोजन का डिफ्यूजिंग रेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजिंग रेट से 4.7 गुना तेज है, 4.7 टाइम्स तेज है। रेट द डिफ्यूजिंग रेट ऑफ हाइड्रोजन इज 4.7 टाइम्स मोर फास्टर देन द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ये मतलब बनता है, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी भी कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी कम है, ये तेज होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कितना तेज होगा, तो हाइड्रोजन का रेट कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजिंग रेट से 4.7 टाइम्स ज्यादा तेज होगा। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल भी है, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, वो खुद कर लो, 2 तकरीबन मौजूद है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो खुद कर लो ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मोटर स्किल्स डेवलप हो जाए, पता लगे आपको कि कहाँ पर आपने मिसिंग की है। समझ में अगर फिर ना आई तो मुझे कह देना। यहाँ पर कर लेते हैं कि ग्राहम ने इस लॉ को डिराइव किस तरह से किया। तो देखो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के रूल से हम जानते हैं कि एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर different gas molecules will have same kinetic energies,
चाहे गैस मालिक्यूल्स डिफरेंट अकसाम के हो, डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है, मुख्तलिफ अकसाम के गैसेस मौजूद है, तो उसके मुख्तलिफ अकसाम के मालिक्यूल्स होंगे। लेकिन अगर इस मुख्तलिफ अकसाम के मालिक्यूल्स, गैस मालिक्यूल्स को जो टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइडेड है वो सेम हो, तो चाहे ये इनका किस्म चेंज भी हो लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने हमें ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है प्रेशर और टेम्परेचर पे, ना कि काइंड ऑफ गैस पे, गैस मॉलिक्यूल के टाइप पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मेरे साथ है एक गैस ए, एक है गैस बी, और दोनों के लिए प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल की भी होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। ये हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि ए गैस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो बी के गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है। अब काइनेटिक एनर्जी हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पर वो हम लगाएंगे, हाफ ma/va², मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए इज इक्वल टू हाफ mb/v/b²। यहां तक समझ गए? ये हाफ इस हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा, mva² mb/v/b² रह जाएगा। अब vv को और mb को अलग अलग कर दो, va यहां पर है va², vb को इक्विलिटी के इस पर हम लाएंगे तो यहां पर न्यूमरेटर है तो यहां पर डिनोमिनेटर बन जाएगा, vb² बन जाएगा, इज इक्वल टू mb अपनी जगह पर खड़ा है लेकिन इस ma को खुजली हो रही है, तो ये इस इक्विलिटी के जब उस पार चला जाता है तो डूब जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है, ma बन जाता है, मगरिब की तरफ चला जाता है। ठीक है, और अल्लामा इकबाल ने वैसे भी कहा था कि हर शाम का डलता हुआ सूरज हमें ये पैगाम देता है कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, तो ma डूब गया। अब ये बन रहा है ma² डिवाइड बाई vb² इज इक्वल टू mb डिवाइडेड बाई ma। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाने के लिए हम लेंगे अंडर रूट, तो इक्विलिटी के इस पार जो हम अमल करेंगे तो वो इक्विलिटी के उस पार भी करना पड़ेगा, ये भी रूल्स है, तो ये हुआ अंडर रूट। अब ये बन जाएगा va डिवाइडेड बाई vb इज इक्वल टू mb डिवाइडेड बाई ma अंडर रूट। तो ये है मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब गैस मॉलिक्यूल्स कितने तादाद में है, तो तादाद को जाहिर करने के लिए यहाँ पर हम n लगाएंगे। ये n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑफ b, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑफ a, और ये m उनके मासेस हैं। ठीक है, अब मान लो ये n जो है, ये n ये हमारे साथ बराबर है एवोगाड्रोज नंबर। स्टैंडर्ड कंडीशन में ये एवोगाड्रो नंबर के ही बराबर होंगे, और एवोगाड्रो नंबर हमको पता है कि 1 मोल उसको हम कहते हैं 1 मोल के बराबर है। तो अगर 1 मोल के मॉलिक्यूल्स हो गए, एवोगाड्रो नंबर हो गए, तो मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो गए। 1 मोल मॉलिक्यूल्स है तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स के मास को हम क्या कहते हैं? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल के मॉलिक्यूल्स को हम मोलर मास कहते हैं, इसलिए ये इस तरह से बन जाएगा, va डिवाइडेड बाई vb इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ b डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ a होल अंडर रूट, जो कि ग्राहम लॉ है। ठीक है, इसको अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ a डिवाइडेड बाई रेट ऑफ b, क्योंकि इससे पहले हम जाहिर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट, वेलोसिटी और रेट एक ही चीज़ है, इज इक्वल टू इनवर्सली रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर मासेस, mb ऊपर और ma नीचे, मॉलिक्यूलर मासेस से ये रेट इनवर्सली रिलेटेड है। और मॉलिक्यूलर मासेस हमको पता है कि डेंसिटी इसकी जगह हम लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से भी अब लिख सकते हैं, रेट ऑफ a, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म ग्राहम लॉ का हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म प्रूव हो गया। और ये भी फिर लिख सकते हैं कि रेट ऑफ a डिवाइडेड बाई रेट ऑफ b इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ b डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ a, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इस तरह से ग्राहम ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इस एजम्पशन को यूज करते हुए ये फार्मूला डिराइव किया था, और इसी फार्मूला को हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया, बहुत ही ठीक और करेक्ट फार्मूला है। तो इस तरह से ग्राहम लॉ वजूद में भी आ गया, ग्राहम लॉ उसका ये मैथमेटिकल इक्वेशन वजूद में भी आ गया और करेक्ट भी साबित हो गया, और आज हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं और पढ़ते भी हैं।